स्वागत है आप सभी का। इंटरव्यू की श्रृंखला में आज हमारे साथ हैं मुकेश जी। आपका भी हाल ही में समीक्षा अधिकारी सचिवालय के पद पर चयन हुआ है और आपकी रैंक 31 है। तो और आप जो है जनपद जौनपुर से बिलोंग करते हैं। जौनपुर आपका गृह जनपद है। मुकेश जी, इस सफलता के लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद सर। और आपने जो है एक प्रतिष्ठित पद पर जो है चयन सुनिश्चित किया है अपना। तो आप थोड़ा सा सबसे पहले अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताइए। परिवार में कौन कौन लोग हैं और क्या क्या करते हैं? सर, परिवार में तो भी पिताजी हैं और हम लोग 4 भाई हैं। मैं तीसरा नंबर हूँ। अच्छा। और सभी लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। मैं ही तैयारी में था अपने परिवार से। हाँ। और मतलब अधिकारी के पद पर चयनित होने वाला मैं अपने गांव क्षेत्र में मतलब पहला व्यक्ति हूँ। अच्छा। तो बहुत और अच्छी बात है, बहुत बधाई की बात है ये। सभी लोगों ने बहुत बधाइयाँ दी मुझे, बहुत अच्छा लगा मुझे जो सम्मान मिला। जी। तो स्वरोजगार का मतलब क्या है? क्या खेती से जुड़े हैं या जो है और कोई व्यवसाय है? सब लोग वही जो पलायन वाला व्यवसाय होता है, मुंबई से सेटल है। अच्छा। और पिताजी का क्या कार्य है? पिताजी मतलब घर पे ही रहते हैं, दुकान है छोटी सी, वही चलती है। जी। और खेती बाड़ी भी होती है परिवार में? खेती बाड़ी बहुत थोड़ी सी है, उतना नहीं है। अच्छा। हम लोग जो है मतलब उसी में करते रहते हैं। दुकान में छोटी सी है, उसी में मैं भी सहायता कर देता हूँ। सभी लोग रहते हैं। तो इस बार ये जो आपको सफलता मिली है, इसके लिए क्या आप आशान्वित थे पहले से जो है? मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हुई पहले कि उसके ये आशान्वित मतलब नहीं था मैं उतना। हाँ। लेकिन जब आया तो फिर अच्छा लगा काफ़ी। कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति में थे कि मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है जो। जी। अच्छा। तो ये सफलता जो आपकी रही है, अब आप इसको कैसे देखते हैं? आपके जीवन में जो है इसका क्या मूल्य है, क्या जो है इसका मायने है आपके लिए जो है? सर, सफलता तो मतलब जीवन का एक पड़ाव ही होता है। चलते रहना ही एक वो है। और अभी मैं आगे की तैयारी करने की और सोच रहा हूँ। अच्छा जी। अभी सिविल सेवा में जाना चाहता हूँ। ये एक पड़ाव के तौर पे है मतलब। अगर आगे देखता हूँ, प्रयास करूँगा अपना, अगर हो सकता है तो फिर। अच्छा, बहुत अच्छी बात है और करना भी चाहिए। तो आपने कई सारी जो है परीक्षाएं दी हैं। इससे पहले थोड़ा सा मैं विवरण इन लोगों को बता दूं जो है, जो लोग देख रहे हैं। आपने 2018 से 2022 तक के सभी पीसीएस मेंस दिए हैं, जिसमें दुर्भाग्यवश जो है आपका अभी तक सिलेक्शन नहीं हो पाया है। इसके अलावा यूपीएससी के 3 प्री आप जो है अटैम्प्ट दे चुके हैं। लोअर पीसीएस 2019 में आप डीवी से बाहर हो गए। यूपीएसआई में जो है आप फाइनल से बाहर हो गए। तो लगातार जो है आप कई सारी असफलताओं से जूझ रहे थे। तो आप जो है अपने जीवन में किसको श्रेय देते हैं? कौन ऐसा आपके लिए प्रेरणा का स्रोत था जो है जिसकी वजह से आप जो है यहाँ तक पहुँचे? जी, प्रेरणा का स्रोत तो मतलब लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लिए उसकी परिस्थितियाँ ही होती हैं। जी। जिसके पास कोई विकल्प नहीं होता तो उसको ये सब मतलब इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं बचता है। और प्रेरणा के स्रोत के रूप में मतलब मेरे परिवारजन थे, सहायता किए काफ़ी। खास करके जो मेरा छोटा भाई है वो मुझे काफ़ी वो करता था। अच्छा। और मेरी माता जी थी, वो भी मुझे, हालांकि वो कम पढ़ी लिखी थी लेकिन वो पढ़ाई के महत्व को जानती थी, बहुत सपोर्ट करती थी मुझे। लेकिन मतलब ऐसी कुछ चीज़ें हो जाती हैं कि इस सफलता में वो नहीं है हमारे साथ। तो इस बात का थोड़ा दुख है। नहीं, बहुत है। और ऐसे समय जो है आपकी माताजी का देहांत हुआ जो है कि आपने प्री दिया और मेंस में लगना था आपको जो है, तो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत कठिन समय रहा होगा। जी। और जहाँ भी वो होंगी वो आपको देख के बहुत ही प्रसन्न होंगी, ऐसा हमारा भी मानना है। जी। तो आप थोड़ा सा शैक्षिक जो है बैकग्राउंड की बात करें। आपके एकेडमिक जर्नी कैसे रही है? कैसे आपने पढ़ाई की? एकेडमिक जर्नी सर, मेरी जो प्राइमरी शिक्षा हुई वो मेरे गांव से ही हुई। प्राइमरी और मिडिल स्कूल से। सरकारी स्कूल, मिड डे मील क्या कहते हैं। हाँ। और उसके बाद सर जो मैट्रिक है मैंने मतलब थोड़े से दूर पे स्कूल था, श्री नालदेव कुलदेव इंटर कॉलेज, वहाँ से किया। उसके बाद इंटर मैंने जो है पब्लिक इंटर कॉलेज केराकत से किया। अच्छा। उसके बाद बीएससी में किया। ये सब जौनपुर में ही है? जौनपुर में ही है सर। अच्छा। थोड़ी दूरी पर है। और बीएससी मतलब मैंने किया टीटी कॉलेज से। अच्छा। पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से। जी। उसके बाद अभी एलएलबी जल्दी पूरा किया हूँ मैं। अच्छा जी।
तो एलएलबी भी करने का कोई खास उद्देश्य था क्या जो है? खास उद्देश्य नहीं था सर, मतलब कि ये था कि एक प्रोफेशन है एलएलबी वकील के तौर पे, तो एक बैक विकल्प के तौर पे मैंने रखा था उसको। तो आपने अच्छे से पढ़ के एलएलबी किया है या केवल परीक्षा पास करने के लिए किया? मतलब तैयारी के दौरान उतनी पढ़ाई तो नहीं हो पाती उसकी, लेकिन हाँ मतलब जैसे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड वो भी सब्जेक्ट थे तो उसमें थोड़ी हेल्प हो गई, और मतलब ठीक ठाक मैं अच्छी जानकारी भी उसकी है। एलएलबी से एक और विकल्प खुलता है पीसीएसजे का भी आपके सामने, लेकिन उसके लिए थोड़ा अच्छे से जो है ला पढ़ना पड़ेगा। 12 तारीख को है तो उसको मैं दे नहीं रहा हूँ, फॉर्म भरा हूँ हालांकि, लेकिन दे नहीं रहा हूँ क्योंकि तैयारी नहीं है तो फिर क्या देने का फायदा। अच्छा जी चलिए कोई बात नहीं। तो बीएससी में आपके क्या सब्जेक्ट रहे जो है? फिजिक्स केमिस्ट्री था, फाइनल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। अच्छा जी। तो ग्रेजुएशन तक जो है आपने पढ़ा, उसके बाद जो है एलएलबी तो रिसेंटली आपने किया है, गैप हो गया था 2 साल। उसके बाद कोई पीजी कोर्स आपने नहीं किया? नहीं, पीजी कोर्स ना कोई व्यावसायिक कोर्स किया किसी तरीके का, कंप्यूटर वगैरह का भी नहीं? कुछ नहीं। तो फिर तैयारी में कैसे आए? तैयारी में सर 2017 से मैं जब ग्रेजुएशन कर लिया तो भाई नौकरी की तलाश होती है सबको, तो एक ये हुआ कि मतलब प्राइवेट में जाना चाहिए कि इसमें जाना चाहिए, तो मेरे पास ये विकल्प था एक कि मैं सरकारी नौकरी की तैयारी करूं। तो उस दौरान मतलब यही मतलब जॉब के लिए ही, मैं ऐसा कुछ नहीं था कि सिविल में जाना है यहाँ जाना, वैसा कुछ नहीं था, मेरा टारगेट क्लियर नहीं था उस समय। प्रारंभिक सोच केवल एक नौकरी पाना। जी हाँ। तो उसके बाद फिर जो है जैसे आपने छोटे एग्जाम्स दिए होंगे, निश्चित रूप से देते हैं, सभी लोग देते हैं, फिर पीसीएस की तरफ कैसे रुझान आपका हुआ? जो पीसीएस की तरफ सर रुझान हुआ कि मतलब जैसे तैयारी के दौरान बहुत सारे लोग मिलते रहते हैं, कुछ अनजान होते हैं, वो बहुत खास हो जाते हैं आपके जीवन में। तो पीसीएस के दौरान ऐसे ही कुछ लोग मुझसे मिले, बातचीत हुई, और जो मेरे सीनियर्स बन गए, मतलब अच्छे मार्गदर्शक हैं आज, उन्होंने मतलब मुझे प्रेरित किया कि नहीं तुम्हारे अंदर ये पोटेंशियल है और इस क्षेत्र में तुम अच्छा कर सकते हो। तो मैंने शुरू किया था एसएससी की तैयारी से एक्चुअली। जी पहली तैयारी सब लोग उसी की करते हैं। जी और खासकर साइंस बैकग्राउंड वाला। उन्होंने मतलब मेरे उसको पहचाना और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब इसमें जाइए। तो मुझे ऐसा नहीं है कि वो रिजल्ट नहीं मिले, रिजल्ट भी मिले, क्योंकि प्री निकल रहा था पीसीएस का, कितने लोग मतलब प्री ही नहीं निकाल पा रहे हैं, उनको बहुत दुख होता है इस बार का। तो प्री निकल रहा था, अभी मतलब कल ही एक रिजल्ट आया, मेंस में नहीं हुआ मेरा। कोई बात नहीं। तो मेंस में ऑप्शनल क्या रखा आपने जो है? भूगोल विषय था, हिंदी माध्यम का सबसे सरल जो प्रसिद्ध विषय है। भूगोल अच्छा विषय है और आपके सामान्य अध्ययन में बहुत मदद भी करता है, और हो सकता है कि जो है किसी वजह से आपका नहीं हो पाया, लेकिन आगे आप उसमें करते रहिएगा। 5 मेंस आपने दिए हैं, तो आपकी क्षमता पर तो कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगता है, कहीं ना कहीं एक ऐसी कोई कमी रह गई है, कुछ कड़ियाँ नहीं जुड़ पा रही हैं जो आपको फाइनल सफलता की ओर ले जा रही हैं। तो प्रयास अपना जारी रखिए, बिल्कुल अच्छी बात है ये जो है। और इसके साथ आपने यूपीएसआई भी दिया 2021 का जो है? उसमें भी मैं दिया था, तो उसमें रनिंग हो गई थी, और रनिंग के बाद मतलब नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस होता है। 126 क्वेश्चन मेरे सही थे। अच्छा। और उसमें बहुत कम नंबर हो, 302 हो गया था समथिंग, स्कोर कार्ड आया था, तो 305 कट ऑफ थी, 302 हो गया था। नॉर्मलाइजेशन में कुछ भी हो सकता है। अच्छा, यूपी ट्रिपल एससी के भी एग्जाम्स दिए हैं आपने जो? यूपी ट्रिपल एससी का यही पीईटी से दिया था मैं। अच्छा। लेखपाल का एग्ज़ाम, उसमें 85 स्कोर बना था। मतलब ये था कि इस समय आते आते ये हो गया पारिवारिक माहौल की आपको अब करना ही है कुछ ना कुछ। तो फिर विकल्प नहीं बचता है, तो फिर करना ही है कुछ ना कुछ, इसीलिए। तो आप भाइयों में आपकी क्या पोजीशन है? आप किस नंबर पे? 3rd नंबर पे हूँ। सबसे छोटे हैं? नहीं, 3rd। 4 भाई हैं ना। अच्छा, 4 भाई हैं, तो आप जो है 3रे नंबर पे आते हैं जी। तो अच्छा, ये जो आपकी पढ़ाई की जर्नी रही है, इसमें आपको मतलब आपके सामने आर्थिक परिस्थितियां कैसी रही? क्या जो है आपने जो चाहा वैसा कर पाए, या जो है आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार जो है आपने अपने आप को ढाला, जो है बदलता रहा? आर्थिक परिस्थितियाँ मतलब लोअर मिडिल क्लास से हूँ मैं, मिडिल क्लास भी नहीं हूँ प्रॉपर। तो ये था कि आर्थिक परिस्थितियाँ मतलब कमजोरी है, और जैसे अभी फॉर्म भरने के लिए पैसे वैसे जुटाने पड़ते, तो पहले मैं ट्यूशन वैशन कराता था। अच्छा। और कुछ दिन कहीं मतलब स्कूल में भी पढ़ा है मैंने, तो ये सब चीज़ों से मैनेज हो जाता था। बाकी भैया लोग, परिवार के लोग मदद करते थे, ऐसा नहीं है, तो उन्होंने मदद की मेरी। अच्छा। हाँ, इस हिसाब से मैनेज हो गया सब कुछ।
अच्छा, कहीं पढ़ाई के लिए बाहर भी गए जौनपुर से आप जो है तैयारी के लिए? नहीं सर, मतलब विशेषकर मैं कहीं बाहर नहीं गया, जैसे कोचिंग सब करने जाते हैं यहाँ वहाँ कहीं नहीं गया, मैं घर से ही रहा। मेरा जो घर है वो मतलब जौनपुर मुख्यालय से 20 किलोमीटर गांव में है। अच्छा जी, तो वहीं से मतलब यूट्यूब के सहारे और जो बेसिक बुक होता है जो मतलब सीनियर्स ने वो करी थी, जैसे इतिहास की एस.के. पांडे, एंशिएंट मिडाइवल, ये सब, तो बेसिक बुक का मैंने अच्छे तरीके से अध्ययन किया। अभी उस पर हम लोग आते हैं, तैयारी पूरी तरह से जो है जी। तो आप जो है डिकोड एग्ज़ाम को कैसे पहला परिचय डिकोड एग्ज़ाम से कैसे हुआ आपका जो? जैसे सर अब जैसे सोर्सेस खोजते हैं हम लोग यूट्यूब पे, हाँ। या मतलब किसी भी सोर्स पे, तो आपको बेस्ट की तलाश होती है। बेस्ट का मतलब ये है कि देखें कि आप टू द पॉइंट कौन पढ़ा रहा है। तो वैसे तो यूट्यूब पे बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोग हैं, मतलब कि बहुत सारा दे देंगे, कहेंगे कि ये है। तो उसमें क्या होता है कि आपका जो मतलब चैनल था वो मतलब देखा हूँ मैं, प्लेलिस्ट जो है आपके चैनल में वो काफ़ी क्या है कि एकदम टू द पॉइंट है, और प्लेलिस्ट जो है जैसे एंशिएंट की आप अलग कर दिए, मिडाइवल के अलग कर दिए, तो उससे प्रीवियस ईयर सब मेरा कवर हो गया। और बाकी जो भी जैसे आपने 18 घंटे का वीडियो डाला, 25 घंटे का, तो वो मैं देखा था पूरा। अच्छा। मतलब बहुत लोग स्किप कर देते हैं, लेकिन मैं उसको पूरा अच्छे तरीके से देखा था, उसका फ़ायदा मुझे मिला, तो इसीलिए। अच्छा जी। तो और हिंदी और यूपी जीके भी आपने पढ़ा होगा जो है? जी जी, वही सब मतलब जितना भी था उसमें सिलेबस का। अभी मुझे सिलेबस थोड़ा स्किप हो गया है। हाँ हाँ। तो उसके बाद मतलब सारा चीज़ मैंने फॉलो किया, ठीक है, और भी सारे चैनल्स थे उनको भी फॉलो किया, लेकिन आपका चैनल मतलब आरोप का फोकस्ड रहता है उतना, तो उस हिसाब से बहुत अच्छा लगा मुझे। जी। अच्छा, अब तैयारी के बाद थोड़ा आते हैं जो है जी। आपने 5 PCS प्री दिए, मेंस दिए, तो इसका बाद एक बात तो तय है कि आपका सामान्य अध्ययन बहुत अच्छा है जी, उसकी पकड़ है, और वस्तुनिष्ठ आपका वस्तुनिष्ठ में बहुत अच्छी पकड़ है, और आपका प्री नहीं रुकने वाला कभी भी जो है। तो आपने ऐसी क्या पढ़ाई की है कि आपका प्री हमेशा होता रहा है जो है? सर देखिए, पहले तो बेसिक बुक्स मैंने तैयार करे अच्छे से। थोड़ा सा बुक्स के बारे में बताइए अब जो है। बुक्स जो है एंशिएंट के लिए एस.के. पांडे, और मिडाइवल के भी एस.के. पांडे, और मॉडर्न के तो स्पेक्ट्रम है। अच्छा। और पॉलिटी और ये सब जो सीरीज है उसका परीक्षा वाणी की बुक, वो सीरीज आती, श्रृंखला आती है, उससे मैंने पढ़ा, क्योंकि यूपी के एग्जाम्स के लिए परीक्षा वाणी बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो बुक। तो परीक्षा वाणी में क्या क्या है? जैसे कृषि भी परीक्षा वाणी? कृषि है, और आपका क्या बोलते हैं, राज्य व्यवस्था है, और अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था भी अच्छी है, इकोलॉजी इन्वायरमेंट है। अच्छा। यूपी स्पेशल आती है उसकी, वो भी बहुत अच्छी है। तो जितने भी परीक्षा वाणी के हैं उसका मैंने अध्ययन किया, क्योंकि उसमें क्या है कि फैक्ट आपको दिया रहता है, फैक्चुअल होता है यूपी के एग्जाम जितने भी, और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे प्रैक्टिस सेट हैं उसमें, तो वो मैंने किया, और उसके बाद मतलब उससे काफ़ी फायदा। अच्छा, कभी किसी ने आपको NCERT पढ़ने की भी सलाह दी जो है, आपने पढ़ा क्या? NCERT सर दी तो है सलाह, हाँ। लेकिन मैं उतना पढ़ नहीं पाया। हाँ, जैसे मतलब 11th-12th के कभी अर्थव्यवस्था और भूगोल ये सब, क्योंकि भूगोल मेरा ऑप्शनल था तो वो पढ़ना पड़ा मुझे, और अर्थव्यवस्था के जैसे कुछ कॉन्सेप्ट थे उसको समझने के लिए तो पढ़ना पड़ा, लेकिन पूरा जैसे NCERT पढ़ते हैं उस हिसाब से नहीं पढ़ा मैं। अच्छा, नहीं ठीक है, कोई कंपल्सन नहीं होता है, सबका अपना अपना तरीका होता है। तो अब भूगोल की चर्चा है, क्योंकि भूगोल आपका ऑप्शनल भी है। भूगोल के लिए आपने कौन सी जो है किताबें पढ़ी हैं जो है? भूगोल के लिए मतलब माजिद हुसैन और खुल्लर साहब किताब है, और उसके बाद अगर केवल प्रीलिम्स की बात हम करें तो क्या? प्रीलिम्स के लिए तो परीक्षा वाणी के लिए लीजिए, और बर्नवाल, महेश बर्नवाल के लिए लीजिए। अच्छा। ये सब मतलब टू द पॉइंट होते हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं, उसमें क्वेश्चन भी आते हैं, तो उससे हो जाता है। अच्छा, ऑप्शनल में आपको कभी ऐसा लगा कि आपने कोई गलती की जो है ये चुन के जो है भूगोल चुन के? कभी मतलब आता तो है जब नहीं होता है तो, लेकिन ये हुआ कि जैसे ऑप्शनल में मेरे पता नहीं क्या थे, तो कि नंबर जैसे फ्लिप फ्लॉप होते हैं, कभी पहले में 125 आ गया, दूसरे में 75 आ रहा है, कभी दूसरे में 125 आ गया, पहले में 125, तो वो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हैं, वो कोई एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता, तो उसमें समझ में नहीं आता क्या चीज़ें हैं, बस वही चीज़ें हैं सर। अच्छा, और मीडियम का कितना प्रभाव आप समझते हैं? क्योंकि हिंदी मीडियम वर्सेज इंग्लिश मीडियम ये बहुत पुरानी बहस है, आज भी जारी है। आपको कहीं ऐसा अंदर से फील होता है कि अगर आप इंग्लिश मीडियम होते और आपने इंग्लिश मीडियम में ये दिया होता ऑप्शनल जो है, तो आप जो है बेहतर नंबर लाते, ऐसा कुछ फीलिंग आती है? जब से सर सब्जेक्ट बदला है तब से मतलब इंग्लिश का डोमिनेंस तो है, मतलब जहाँ तक पता चलता है, और फाइनल सिलेक्शन की बात होती है, तो मतलब अगर होता तो क्या होता वो तो नहीं पता मुझे, लेकिन हाँ अच्छा परफॉर्मेंस मैं कर सकता था। जी।
लेकिन अब हम लोग जैसे जो भी लोग जो है इस परिवेश से आए हैं हिंदी मीडियम वाले, तो उनके लिए एकदम से इंग्लिश पे जाना बहुत आसान नहीं है, स्विच करना बहुत समय लगता क्योंकि हम लोगों ने बेसिक पढ़ाई ही हिंदी में की है, तो एकदम से बदलना बहुत आसान नहीं है जो है। और अब जो कॉन्वेंट के बच्चे आ रहे हैं सीधे, तो उनके लिए तो वो तो इंग्लिश से ही आ रहे हैं जो है। पीसीएस में तैयारी हो गई, अब आप जो है आरओ आपने 2017 का दिया जी, 17 का दिया था, तो उसमें आपका प्री भी नहीं निकल पाया, निकला था सर। और उधर आप जो है मेंस भी दे रहे थे सारे जो है 17 के बाद 18 में से। तो आरओ में सामान्य अध्ययन तो एक जैसा हो गया, जी। आरओ की हिंदी के बारे में बताइए, कैसे तैयारी की आपने जो है? सर आरओ का जो ऑब्जेक्टिव वाली जो है, ऑब्जेक्टिव जी, ऑब्जेक्टिव का जो आरओ का हिंदी होता है 60 मार्क्स का होता है, 6 टॉपिक्स होते हैं उसमें, टॉपिक्स का नाम नहीं याद आ रहा, नहीं कोई दिक्कत नहीं। तो उस 6 टॉपिक्स में जैसे ये होता है कि 60 क्वेश्चन में से आपको 55 के एबव स्कोर करना बहुत ज़रूरी होता है। वो माइनस मार्किंग होती है भले उसमें, लेकिन आप अगर अच्छे से चीज़ों को गो थ्रू करेंगे, अच्छे से अध्ययन करेंगे, अच्छे मटेरियल मिल जाए आपको, जैसे कोई बताया मैंने, आप जो दिए थे प्रीवियस ईयर का और एक्सपेक्टेड का जो वीडियो बनाए हैं, वो सबसे अगर प्रैक्टिस करें बढ़िया से दिमाग लगा के, तो वो हो जाता है। अच्छा, कुछ जो है सोर्स बताइए कि आपने क्या क्या हिंदी के लिए अपनाया, जैसे यूट्यूब अपनाया, हमारा फॉलो किया बुक्स में, और हमारी जो है ई बुक भी आपने पढ़ी होगी जो है, जी बुक हिंदी वाली पढ़ी है जी। उसके अलावा जो स्टैंडर्ड बुक्स में आपने क्या? स्टैंडर्ड बुक में सर पीएन पांडे सर हैं, हाँ, और आदित्य पब्लिकेशन की जो आती है बुक, हाँ, वो यही 2 हैं और कोई विशेष नहीं है। अच्छा, यही आपने पढ़ा है? इसी का प्रैक्टिस और इससे हो गया सर। अच्छा, प्रीवियस ईयर का क्या रोल देखा आपने जो है क्वेश्चंस का? प्री में या हिंदी में, मतलब जीएस? प्री और हिंदी सभी में मैं जो बात कर रहा हूँ, मुझे जैसे लगता है कि जैसे पीसीएस का जो प्री होता है उसमें अभी प्रीवियस ईयर का रोल उतना रह नहीं गया है, लेकिन आरओ के प्री में प्रीवियस ईयर का रोल काफ़ी है, अभी भी है जी, बहुत ज़्यादा है। और हिंदी तो मतलब वही घुमा फिरा के फिर पूछते हैं, हिंदी में बहुत यूनिक क्वेश्चन नहीं बनते, 1 या 2 ऐसे आते हैं जो बिल्कुल नए होते हैं, बाकी प्रीवियस करके जाएंगे तो काफ़ी सहायता मिलेगी। तो प्रीवियस आपने कैसे पढ़ा जो है? प्रीवियस ईयर सर मतलब कि YouTube पे मिल गया था, आप भी शायद डाले हैं? हाँ, नहीं हम तो डाले ही सारे जो है, हिंदी भी है, जीएस भी है, सब कुछ है, तो वहाँ से मिल गया था मुझे। और आदित्य पब्लिकेशन में आता है सब, तो पूरा रहता ही है। घटनाचक्र पूर्वालोकन नहीं पढ़ी आपने जो? घटनाचक्र पूर्वालोकन नहीं पढ़े। अच्छा जी, सुने थे नाम काफ़ी उसका, लेकिन हम पढ़े नहीं कभी, तो फिर नहीं होता। चलिए कोई बात नहीं, वो जरूरी नहीं प्रीवियस ईयर कवर करना है, उसके लिए बहुत सारे प्रकाशन पे आती है, यूथ पब्लिकेशन है, और भी बहुत सारे प्रकाशन है, कई उसमें आती हैं जो है। बस ये है कि जहाँ से भी पढ़ा जाए थोड़ा ऑथेंटिक सोर्स हो जो है, गलतियाँ ना हो उसमें जो है। तो आपका ऑब्जेक्टिव हिंदी में कैसा परफॉर्मेंस रहा है हमेशा जो है? ऑब्जेक्टिव हिंदी सर मतलब 17 का तो मतलब छोड़ ही देता हूँ, क्योंकि उसमें तैयारी नहीं थी, ग्रेजुएशन किया था। हाँ। इस बार मतलब ऑब्जेक्टिव हिंदी में मेरे 57 समथिंग थे। अच्छा, मैंने शायद 1-2 गलत हो गया था। और जीएस में क्या अनुमान लगाया आपने जो है? जीएस में मेरे 80 के एबव भी थे। अच्छा, मतलब कट ऑफ से काफ़ी ऊपर था मेरा। हाँ, तो उसमें अच्छा ही रहता है मेरा। तो मुझे नहीं, जैसे जिसको भी तैयारी करनी है तो हिंदी में उसको अच्छा करना ही पड़ेगा। अगर हिंदी में नहीं करना तो फिर जीएस में करना पड़ेगा। तो हिंदी क्योंकि सेफ ऑप्शन होता है, थोड़ी सी इनपुट में ज़्यादा आउटपुट है, तो हिंदी पे ज़्यादा स्टिक करना चाहिए। अच्छा, आप फुल टाइम पढ़ते थे, आपके पास कोई वैसा कोई काम वाम तो करते नहीं थे कि? नहीं, काम तो कहीं नहीं मतलब, लेकिन घर पे रहते हैं तो फिर काम तो थोड़ा बहुत नहीं, घर का काम तो सभी को करना पड़ेगा मतलब। तो मेरा बस पूछने का मकसद ये है कि कितना समय आप पढ़ाई को देते थे जो है तैयारी में? पढ़ाई सर देखिए, मतलब घर पे तो उतना रेगुलर नहीं हो पाती थी, मतलब दिन के टाइम, लेकिन रात के टाइम मैं पढ़ता था। ऐसे नहीं मतलब रेगुलरिटी नहीं रहती थी मेरी, ये मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है कि निरंतरता का बहुत अभाव था। तो मैं उसको कवर कर लेता था, क्योंकि जब ये कोरोना काल आया तो उसको वो बहुत वो था, तो उस समय से मैं टारगेटेड स्टडी करने लगा। तो टारगेटेड स्टडी का मुझे परिणाम अच्छा मिला। टारगेटेड का मतलब क्या? अपना दिन में कोई सेट करते होंगे आज मुझे इतना पढ़ना है? हाँ, मतलब उतना ये था कि उतना पढ़ना है, या फिर जैसे एक दिन छूट जा रहा है, कवर करना है कुछ, तो उसको मैं कवर कर लेता हूँ, क्योंकि टारगेटेड में आपको चिंता रहती है कि ये पूरा करना है। हाँ। तो उससे हो जाता है। और रात में मैं मतलब पढ़ाई किया करता था। मतलब एक औसत मान ले तो 6-7 घंटा तो पढ़ लेते हैं? हाँ, 6-7 घंटा, क्योंकि स्टडी टाइम जैसे शांत माहौल चाहिए होता है, तो रात में सही रहता है, तो दिन में थोड़ा डिस्टर्बेंस रहती है। अच्छा, नहीं वो सभी जगह ऐसा होता है, और परिवार हो तो उसमें भी रहेगा ही रहेगा, क्योंकि खासकर आप किसान फैमिली से हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि कोई बहुत इंडिविजुअल रूम आपके लिए रहा होगा जो है, सबके बीच रह के ही पढ़ना है उसी उन्हीं सब में जो है।
इसके बाद जो है अब मेंस की तैयारी पे आते हैं। प्रीलिम्स के बारे में बात हुई जो है, आरओ मेंस। हाँ, आरओ मेंस में जो है क्या आपने कैसे कैसे तैयारी की, जो है क्या सोर्सेज अपनाए उसमें जो है? आरओ मेंस का तो सबसे पहले मैंने सिलेबस देख लिया। मैंने बताया ना टारगेटेड से, तो सिलेबस देख लिया। तो सिलेबस का मुझे पीसीएस जो मेंस में दिया था उसका हिंदी काफ़ी कुछ मतलब हाँ संक्षेपण और वो सब मिल जाता है उसमें, पतलेखन मिल जाता है जी। मैं यहाँ ये पॉइंट करना चाहता हूँ, जब पीसीएस में फेल हुआ, जो मैं पीसीएस लिखा था उसका फ़ायदा मुझे आरओ के मेंस में मिला। बिल्कुल। जो निबंध था वो मैंने बहुत अच्छे से, लेकिन इसमें ये था कि जैसे जो सीनियर लोग थे उन्होंने बताया कि इसमें जो है आपको बहुत टू द पॉइंट और जो है कि बहुत शुद्धता से लिखना होता है, क्योंकि जी शुद्धता बहुत ज़रूरी होती है इसमें। शुद्धता का तात्पर्य इनका जो है वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि से। शुद्धि जी जी। और मतलब मात्रा की गलती कम से कम, गलती तो होती ही है स्वाभाविक है, लेकिन कम से कम हो। क्योंकि जिन लोगों ने भी अपनी कॉपी देखी है उन्होंने हमेशा बताया, मेरे संपर्क में बहुत से विद्यार्थी हैं ऐसे जो है कि एग्जामिनर बकायदा लाल रंग से गोला खींचते हैं उसमें कि अगर जहाँ जहाँ भी मात्रा पाई की गलती है, हकामा हलंत की गलती है, फुल स्टॉप नहीं लगा है या शुद्ध शब्द लिखा है, और आपने कितना भी अच्छा निबंध लिखा हो, अगर उसमें 5-6 उन्होंने गोले बना दिए तो आप समझ लीजिए गोल हो गए वहाँ पर। सही बात है, ये सही बात है। ये उसी का फायदा मिला मुझे। उन्होंने बताया कि आप जितना अधिक शुद्धता लिखेंगे उतना अच्छा सफल होने के चांसेस है आपके। और दूसरा पॉइंट जो आपने कहा कि टू दी पॉइंट लिखने वाला, क्योंकि यहाँ पर 600 शब्द की सीमा है, पीसीएस में आपको और बड़ा लिख सकते हैं, 600 का आप 700 कर लीजिए यहाँ पर। तो 600 शब्द में अपनी बात को समेटने के लिए टू दी पॉइंट ही रहना पड़ेगा। जहाँ थोड़ा सा भटकाव हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी। संक्षिप्तता और मतलब वही जो संक्षेपण हम लोग करते हैं तो वो भी उसमें इंक्लूड करना पड़ता है। और क्योंकि 600 शब्द ही होता है तो प्रयास करते हैं कि 600 से 650 के बीच में हो जाए। और बहुत सारे लोग जैसे पीसीएस की तरह लिखते हैं कि 700 है तो उसको 900 लिख के चले, पूरा पेपर भरना है, तो वो वहाँ स्ट्रेटजी गलत हो जाती है। हाँ, वैसा करना नहीं चाहिए जी। हर चीज़ लिमिट में ही उसमें करनी चाहिए। बिल्कुल सही आपने कहा। निबंध का जो है जो बेसिक आपका था वो आपने कैसे तैयार किया जो है? क्योंकि निबंध का जो सिलेबस है वो पीसीएस के मेंस के बराबर ही है। उसका सब्जेक्ट जो है सब वही है, जो भी उसमें टॉपिक्स हैं। तो मैं जो प्रीवियस ईयर के उस पे थे, जैसे जो भाषा होता है, साहित्य होता है, साहित्य, संस्कृति, समाज, जी पहला वाला खंड है, तो उसमें प्रीवियस ईयर का मैं प्रैक्टिस किया था जी। और सेकंड और थर्ड का तो जैसे करंट अफेयर्स के जो मैगजीन वगैरह आते हैं, सामाजिक और वो क्षेत्र जो है, तो उसमें थोड़ा उन सबसे टॉपिक्स लेकर, सामाजिक राजनीतिक जो है जी जी, तो उसमें जो है उन सबसे टॉपिक्स लेके लिखने का प्रयास किया था। अच्छा जी, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। तो निबंध के लिए मतलब आप एक्स्ट्रा क्या पढ़ते थे? जैसे कोई पत्रिका पढ़ते थे, संपादकीय पढ़ते थे, ये ऐसा मतलब जैसे अखबार उतना पढ़ने का टाइम तो मिलता नहीं था, तो जैसे एडिटोरियल कहीं टेलीग्राम से मिल जाता था, तो उसको जैसे बढ़िया एडिटोरियल जो भी बढ़िया लोग हैं लिखते हैं उनको मैं पढ़ लेता था। बाकी प्रीवियस ईयर के जैसे यूपीएससी के भी निबंध का सॉल्यूशन मैं देखा हूँ, तो वहाँ से भी कुछ आइडिया लग जाता था। कुल मिला के वहाँ जोड़ करके लिखता था, और जो बताया मैंने कि पीसीएस मेंस लिखने का मुझे फ़ायदा मतलब इसमें हो गया। अच्छा, चलिए बहुत अच्छा रहा। बाकी पार्ट जैसे पत्रलेखन है, पत्रलेखन का हमारा वीडियो आपने फॉलो किया जी था? जी, पत्रलेखन आपका वीडियो और संक्षेपण भी जो आपने बताया था वो, और उसके बाद प्रशासनिक शब्दावली की पूरी सीरीज, प्रशासनिक शब्दावली की सीरीज, और एक वो होता है जो बॉक्स में बनाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ड्राफ्टिंग होता है। हाँ, पत्र ड्राफ्टिंग कहते हैं शायद, सारणी लेखन, सारणी लेखन जी, इंग्लिश में आ गया। तो वो भी था, उसमें भी काफ़ी वो बरतनी पड़ती है कि वो काफ़ी टू द पॉइंट रहे, उसमें भी नंबर बहुत ज़्यादा, संक्षिप्तता का ही उसमें भी महत्व है जी। अगर क्योंकि अगर आप पत्र के बराबर ही उसका सारणी लेखन कर देंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। तो वो सब काफ़ी पॉइंट जो आपने बताए थे सर, तो काफ़ी काम किया मुझे जी। क्या आपको मेंस के लिए कोई किताब भी लेनी पड़ी थी अलग से जो है? हाँ, एक आलेखन के लिए, हिंदी आलेखन के लिए एस कुमार सर हैं। अच्छा, विकास कुमार, एस कुमार सर हैं, इलाहाबाद के हैं, इस समय डिप्टी एसपी हैं वो जो जी जी जी। हाँ, तो उनका बुक लिया था, उसमें भी काफ़ी अच्छा ड्राफ्टिंग वगैरह किया है। ठीक है, अच्छी किताब है वो भी उन्होंने किया है जी। और वो चूंकि खुद भी जो है लोक सेवा आयोग में रहे हैं समीक्षा अधिकारी, फिर उनका डिप्टी एसपी में हुआ, तो काफ़ी मतलब बढ़िया बताए हैं उसमें बुक में।
पहले अटेम्प्ट में आपका नहीं हो पाया था, आपने तैयारी तब शुरू ही की थी जो है, शुरू हुई थी। और इसके बाद आपका पीसीएस का जो अनुभव था उसने आपको आरओ में सफलता दिलाई, अगर कहा जाए तो जीस्ट यही है जो है, क्योंकि हिंदी और निबंध का पेपर कॉमन ही होता है। हालांकि उसका थोड़ा अलग होता है, लेकिन वो फायदा हो गया मुझे, और वस्तुनिष्ठ मेरा पकड़ थोड़ा अच्छा ही है, तो उसका भी मतलब फायदा। अच्छा, आप क्या अनुमान लगाते हैं कि आपको निबंध में कितने नंबर मिले होंगे इस बार जो है, क्योंकि आपका आरओ में हुआ, अच्छी रैंक से भी हुआ है? तो मुझे लगता है मतलब 120 में से जितना भी एवरेज होगा उससे थोड़ा ज़्यादा 80 प्लस रहा होगा जी। 80 प्लस आराम से रहा होगा, क्योंकि रैंक आपकी बता रही है जी। निश्चित रूप से जो है। अच्छा, ये मेंस में जो है आपको सबसे भयावह वाला कौन सा पक्ष लगता था, क्या लगता था कि जिसमें आप अपने आप को बड़ा कमज़ोर पाते होंगे जो है? मेंस में आरओ के मुझे हिंदी वाला जो पेपर होता है कन्वेंशनल वाला 100 नंबर का, उसमें मुझे डर लग रहा था, क्योंकि उसमें जैसे ड्राफ्टिंग का हो गया, और इसमें ये था कि पत्र लेखन में आपको बहुत सावधानियां बरतनी है, फिर भी चीज़ें छूटी जाती थी। उसमें तो कामा, फुल स्टॉप, उसका भी महत्व होता है। और निबंध तो मैंने कर लिया था, लेकिन यही आलेखन वाला जो है दिक्कत थी। बाकी जीएस और वो जो इसमें 5 ही टॉपिक होते हैं जो आता है हिंदी का, वो तो 30 क्वेश्चन होते हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन, तो वो कर लिया था मैंने। बस यही 100 नंबर का हिंदी में सोचा कि मैनेज हो जाए कैसे, तो हो गया वो। नहीं, वो कर लिया आपने जो है, भले आप डरे होंगे जी, डर तो लगता ही है सर, सबको स्वाभाविक है। एग्ज़ाम का एक्चुअली माहौल ही ऐसा होता है कि अगर एग्ज़ाम हाल में पहुंच गए तो पहली चीज़ तो ये फीलिंग होती है कि जो पढ़ा था कुछ नहीं आता। अब जो है हम प्रभु को समर्पित हैं, जो प्रभु याद दिलाएंगे वो हो जाएगा। जी सर, ब्लैंक हो जाता मैं। और जब आपका रिजल्ट आया जी सर, तो क्या रिएक्शन था परिवार में, क्योंकि आप बड़ी असफलताओं के बाद एकदम से आपने धमाका कर दिया जो है, तो कैसे जो है उस परिवार में उसका वो हुआ? पहली बात तो रिजल्ट आया तो मुझे ही नहीं विश्वास हो रहा था। रियलिटी बताऊं, मैं गया अपने मेल पे, मैंने चेक किया कि मेरा ही रोल नंबर है ये। तो क्योंकि असफलताएं बहुत सारी मिली, तो मुझे इतना वो भी नहीं था, क्योंकि पेपर उतना अच्छा नहीं गया था मेरे जानने में। तो मैं चेक किया, रीचेक किया, उसके बाद रात को आया रिजल्ट, तो मैं और मेरा भाई 8 साढ़े 8 बजे के करीब आया था। मैं और मेरा भाई एक कमरे में सोते हैं, मैंने मेरे भाई को बताया। तो मतलब ऐसा है कि मेरा पारिवारिक बैकग्राउंड ऐसा है कि उनको ये उतना पता नहीं था कि ये क्या है एक्चुअली। मतलब बस सबको ये पता है पोस्ट है क्या। जी, तो अभी भी जैसे एसडीएम पता होता है, डीएसपी पता होता है, वो फेमस पोस्ट है। जी। तो सबको विश्वास नहीं हो, बताया मैंने सबको, अपने पिताजी को बताया। तो उसके बाद मतलब सबको धीरे धीरे पता चला, तो सबको लगा कि बस एक नौकरी मिल गई है, और बाकी कुछ विशेष पता नहीं था सबको। तो उसके बाद थोड़ा गांव वालों में भी पता चला, तो सब सम्मानित किया मुझे। अच्छा। तो यही सब हुआ रिएक्शन। मतलब कुल मिला के अब एक अच्छा हंसी खुशी वाला माहौल है। जी। और क्षेत्र में भी आपकी एक वो अलग पहचान बन गई। अब जो है उधर कोई अधिकारी भी नहीं है आपके क्षेत्र में जो है, मतलब सब दूर दूर हैं, थोड़ा ज़्यादा नहीं है। मेरे गांव से तो मतलब कम ही लोग हुए हैं, बहुत कम लोग। अच्छा जी। हाँ, थोड़ा सा पूर्वांचल में जो है नौकरी, जो है सरकारी नौकरी का चलन कम है लोग, और खासकर पलायन वाली जो आपने बात शुरुआत में की थी, वो क्योंकि मैं भी उसी क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ जो है, तो लुधियाना जा रहे हैं, पंजाब जा रहे हैं, बॉम्बे जा रहे हैं, और अगर मुस्लिम समाज है तो यूएई जा रहे हैं। तो इस तरह का पलायन वाला ज़्यादा है। लेकिन खैर अब चीज़ें बदल रही हैं, जागरूकता और शिक्षा ने चीज़ों को चेंज किया है। थोड़ा सा करंट अफेयर्स छूट गया हम लोग का। करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण रोल लगता है, खुद ही जानते हैं इस बात को, सभी लोग जानते हैं। करंट अफेयर्स को लेकर क्या अप्रोच रहा आपका तैयारी में जो है? करंट अफेयर्स सर, जैसे आप पहले कराते थे, बीच में आप छोड़ दिए थे, तो फिर मतलब जैसे जो भी यूपी से रिलेटेड करंट अफेयर कराते थे, या फिर यूपी तो अभी चल रहा है हमारा जो है, यूपी तो हर महीने आता है। हाँ, तो मुझे जानकारी नहीं है उसकी। तो जो भी मतलब करंट अफेयर्स के चैनल है, उसके मैं डेली नोट्स लिखता था। तो सब नहीं लिख लेता था, जो मुझे लगता था कि ये इम्पोर्टेंट है वो लिख लेता था मैं, और उसी को समराइज करके कर लेता था। और मतलब यूट्यूब से ही करंट अफेयर पढ़ा जाता। और मैगजीन जैसे मैं ले लेता था उत्तर प्रदेश की, जो भी कोई भी मतलब जैसे दृष्टि की इस समय ले रहा हूँ, तो उससे पढ़ता था, हो जाता था, इतना वो नहीं था करंट अफेयर। मतलब रेगुलरिटी रखते थे आप उसमें? करंट अफेयर में रेगुलरिटी थी, जैसे छूट भी जाता था तो पीछे का देख करके उसको कवर कर लेता था। और मैगजीन तो आती है, फिर बाद में वार्षिकांक वगैरह जो उनसे कवर हो जाता है। बहुत सारे वार्षिकांक मैंने कभी नहीं पढ़ी। अच्छा। रेगुलर ही मेरा ये था, वार्षिकांक में डेली वाला ज़्यादा अच्छा, डेली वाला ज़्यादा अच्छा। और सेल्फ नोट्स आपने बनाए? अच्छा, क्या बाकी सब्जेक्ट्स भी आपने नोट्स बना पढ़ा है जो है?
नोट्स तो सर मतलब उतना मैंने नहीं बनाया, लेकिन हाँ जितना जैसे वो था बुक में मार्किंग करने का तो वो मैं किया करता था। नोट्स विशेष बनाया नहीं, क्योंकि मतलब लिखने में मुझे थोड़ा असहज लगता है, इसी वजह से शायद पीसीएस मेंस नहीं निकल रहा है मेरा। लेकिन मॉक टेस्ट मैंने पीसीएस मेंस के दिए हैं। अच्छा। लेकिन फिर भी उसमें जो है मॉक टेस्ट में तो अच्छे मार्क्स आते हैं मेरे। अच्छा। लेकिन अब इसमें नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा कुछ। कभी कभी कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, वो फिर आगे हो जाएगा, उसकी चिंता मत करिए बिल्कुल भी जो है। अब तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ट हो गया है, कॉन्फिडेंस, और आप इसी कॉन्फिडेंस को लेकर आगे बढ़िए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी जो है। तो तैयारी का अगर आपका देखें तो लगभग आपकी 5 साल 6 साल की जर्नी रही है। और क्या कभी ऐसा समय आया है परिवार की तरफ से या किसी की तरफ से कि अब लगाओ कि अब ये छोड़ो और हम भी वही करते हैं जो बाकी लोग कर रहे हैं, कहीं चल के जॉब कर लेते हैं, या पंजाब लुधियाना हरियाणा बम्बई हम भी ये कर लेते हैं? क्या ऐसा मन में ख्याल आया था जो है? सर ख्याल तो स्वाभाविक आएगा ही, लेकिन ये था कि मतलब मैं देखता था अपने भैया लोगों को ये सब मतलब काम करते हुए, तो मुझे लगता था कि मैं नहीं कर पाऊंगा। अच्छा। तो मेरे पास कोई विकल्प ही नहीं था, जैसे मैंने पहले बताया ना, तो मैं इसी में मतलब कहीं ना कहीं इतना अपने ऊपर भरोसा था कि कहीं ना कहीं मैं इसी में कुछ ना कुछ कर ही लूँगा। तो आया था, लेकिन जैसे बताया मैंने कि प्राइवेट स्कूल में भी मैंने पढ़ाया है, तो मेरा यही था शुरू से ही कि प्राइवेट नहीं जाना है मुझे, क्योंकि वहाँ की लाइफ देखे, मुंबई की मतलब जितने महानगरों की लाइफस्टाइल देख करके मेरी हिम्मत नहीं पड़ती थी कि प्राइवेट में जाऊंगा। चलिए, अच्छा भी रहा ये जो है कि आप एक विकल्प रहित स्थिति में रहे। जी। तो और विकल्पहीनता एक बहुत अच्छी बात होती है तैयारी में। जिसके पास विकल्प नहीं होगा वो निश्चित रूप से अपनी पूरी ऊर्जा के साथ तैयारी करेगा जो है, सब कुछ एक डायरेक्शन में एक साथ जो है वो करेगा जो है। आपने भी बातचीत में बताया था जो है कि यूपीएससी अब आप करेंगे जो है। 3 अटेम्प्ट प्री आप फेल हो चुके हैं। आपने बिल्कुल शुरुआत में किया होगा जब आपकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं रही होगी। तो अब क्या मतलब उसके लिए आपने सोचा कैसे उसको मैनेज करेंगे, क्योंकि अब आपको यहाँ सचिवालय में जॉब भी करनी है और कोई व्यस्त वाला सेक्शन मिल गया तो दिन में तो आपको समय नहीं मिलने वाला है। हाँ, तो क्या आपने प्लानिंग की है अपने आगे के लिए? सर अभी प्लानिंग तो कुछ नहीं चल रहा है, अभी तो मैं जो ये है इसी को एंजॉय कर रहा हूँ। अच्छा। अभी आगे प्लानिंग जैसे होगा, जैसे सेटल हो जाएंगे उस हिसाब से करेंगे, लेकिन करना तो है मुझे, ये मुझे मालूम है। अच्छा जी। मतलब ये जो कमिंग वाला अटेम्प्ट है ये तो नहीं दे रहे हैं आप जो है? कमिंग वाला अटेम्प्ट के बारे में अभी श्योर नहीं हूँ मैं। अच्छा। देखूंगा अभी। अच्छा। अभी डिसाइड नहीं, 21 तारीख तक फॉर्म है, तब तक नहीं ठीक है, आराम से अभी सोच लीजिए जो है आप जो है। और अटेम्प्ट तभी आप लीजिए जब उसको वो व्यर्थ ना जाए, कम से कम उस स्तर की तैयारी हो सके। सही बात। पीसीएस अभी देना है कि नहीं जो है? पीसीएस के बारे में सर श्योर नहीं हूँ, अभी नोटिफिकेशन आ जाएगा, देखता हूँ क्या होता है मेंस। अगर वैकल्पिक हटेगा तो आप देंगे, तो ऐसा में भी चांसेस हो सकते हैं क्योंकि वैकल्पिक भी सर दर्द है बहुत बड़ा। बहुत अच्छा। नहीं हटेगा, लोग कह रहे हैं तो हटेगा ही, देखिए सर क्या होता है, और उसमें होगा ही जो है जी। अच्छा, ये तैयारी का जो इतना लंबा एक आपका वो रहा जो है जी। और बार बार फेल हुए, बार बार मतलब प्री फेल हो जाना एक अलग घटना है जी, और 5 मेंस फेल हो जाना एक बहुत बड़ी घटना है जो जी सर। जैसे ये होता है कि पहली बार जब फेल हुए तो थोड़ा ज़्यादा दुख हुआ, फिर धीरे धीरे जब फेल होने की आदत हो जाती है दुख नहीं होता है। आदमी जैसे एक प्रकार से थेथर हो जाता है कि चलो ठीक है जो भी आएगा देख लेंगे उसको। तो नहीं, वो आदत हो जाने का अलग चीज़ है जी। लेकिन आप में मतलब निराशा को आपने कैसे जो है अवसाद से कैसे बाहर निकलेगा? मतलब 5 बार आप लगातार मेंस दे रहे हैं और पूरी मेहनत कर ही रहे होंगे, ऐसा तो है नहीं कि आप अपनी तरफ से कोई कोर कसर छोड़ रहे होंगे, अपने लेवल पे तो नहीं कर रहे होंगे। हो सकता है सही डायरेक्शन में ना कर रहे हो, ये बात अलग हो सकती है। जी सर। तो उसके बाद जो निराशा आपको आती रही होगी उसको आपने कैसे मैनेज किया अपने जीवन में जो है? सर निराशा के लिए देखिए, जैसे मैं बहुत बड़ा मतलब इस बात का वो रहूँगा कि मुझे जो गाइडेंस मिला वो बहुत अच्छा मिला। अच्छा जी। मेरे सर हैं मेंटोर राघवेंद्र प्रताप सिंह जी जो आए हैं अभी साथ। हाँ जी। तो उन्होंने मुझे गाइड किया काफ़ी, जब भी मतलब ऐसा कुछ चीज़ें होता था तो समझाते थे, बताते थे चीज़ों को। और मेरे हिसाब से जब कोई भी व्यक्ति अवसाद में जाता है तो उसे लोगों से बातचीत करनी चाहिए, जो भी उनके शुभचिंतक हों, अच्छे हों, ज़्यादा नहीं मतलब 2 ही 4 लोग हों, अच्छे हों, वो आपको समझते हों, तो उनसे बातचीत करके। और बाकी जैसे 2-3 दिन पढ़ाई नहीं किए, अपना आराम से मतलब जो भी करना है, आपका जो भी शौक हो उसको कर लीजिए। तो ये सब चीज़ें थी, इन सब चीज़ों से मैनेज हो जाता था।
बाकी मैंने बताया कि विकल्प नहीं था मेरे पास कोई, तो फिर अपने काम में लग जाना था। हाँ, और मतलब जब विकल्प है ही नहीं कि आपको नौकरी ही करनी है, सरकारी नौकरी पानी, तो फिर मेहनत करनी ही पड़ेगी, जो चाहे कितनी भी असफलता मिले जो है। जी, वही चीज़ थी। अच्छा, रिवीजन पर कितना ध्यान देते थे आप? कितना पढ़ते थे, कितना रिवाइज करते थे? क्या रिवाइज का सर मेरे लिए एक प्लस पॉइंट ये था कि मतलब मैं जितना पढ़ता हूँ लगभग वो मतलब मुझे ज़्यादा रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा। लेकिन मुझे जब फील होता है कि नहीं ये मेरा कम हो रहा है या कमज़ोर हो रहा है, कमी हो रही है, तो फिर मैं उसको रिवाइज कर लेता था। अभी मतलब जैसे जो भी सब्जेक्ट होता था, जैसे मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट पॉलिटी है, तो पॉलिटी मुझे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं उसका डायरेक्ट क्वेश्चन लगा लेता हूँ। जैसे हिस्ट्री वो किसी को याद नहीं होती, और ज्योग्राफी मेरा ऑप्शनल ही है, तो उसको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती मुझे। और हिस्ट्री मुझे बार बार रिवाइज करनी पड़ती है, हिस्ट्री वाली चीज़ है। और बाकी तो मतलब सब मैनेज हो जाता था रिवीजन करके। जैसे मुझे लगता था कि इसमें जैसे मॉक लगा रहा हूँ, वो लग रहा है कि उसमें कम नंबर आ रहा है, तो वो सब्जेक्ट मैं रिवाइज कर लेता था। अच्छा, ज्योग्राफी में जो है आप मैपिंग को कितना महत्व देते थे जो है? ज्योग्राफी सर जैसे मेंस लिखते टाइम, मेंस प्री सभी के लिए, मतलब ज्योग्राफी बेसिकली पढ़ने के लिए मैपिंग का क्या महत्व है? मैपिंग सर पहले स्टेप तो मैपिंग ही है। जैसे अगर ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो पहले आपके पास एटलस होना चाहिए, पता चले आप कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे कैसे जो भौतिकी होती है किसी भी चीज़ की कैसे काम करती है, पृथ्वी संरचना, तो वो सब चीज़ें आपको बेसिक चीज़ें तो पता होनी चाहिए ज्योग्राफी की। तो उसी टर्मिनोलॉजी से कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ देता है। बिल्कुल। तो वो सब चीज़ों के लिए एटलस बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मैप लगाए रहते हैं सब लोग, तो वो मैप बहुत लोग लगा के बस उसको सीनरी की तरह यूज करते हैं, लेकिन कमरे का माहौल बनाने के लिए जो है उसको जो है सर देखना भी चाहिए, की तैयारी करते हैं, उसको देखना भी चाहिए कि मतलब पढ़ते भी होंगे काफ़ी लोग, लेकिन वो एक उसको देखते रहना चाहिए कि देखिए ये चीज़ें यहाँ हैं, ये चीज़ें यहाँ हैं, ऐसे क्या हुआ, कैसे कौन सा प्लेट कैसे काम। अभी जैसे तुर्की में भूकंप आया, तो सब कह रहे हैं भगवान की है, भगवान की। वो 4 जंक्शन के प्लेट पे उपस्थित है, वो नहीं बता रहा है कोई। हम कहे चलिए ठीक है, भगवान की है। हाँ, मोस्ट सेंसिटिव जोन है वर्ल्ड का वो जो है। जी, अफार रीजन है वहाँ। तो अच्छा रहा, और ज्योग्राफी ने आपको मदद भी की जो है, आपके हर स्तर पे मदद की, इनडायरेक्टली मदद की। क्योंकि आरओ में तो 20 से 25 क्वेश्चन आ जाते हैं ज्योग्राफी से। फोकस होता है आरओ में, ज्योग्राफी कर लीजिए आप, और उसके बाद यूपी का ज़्यादा फोकस होता है, उसके बाद साइंस आ जाती है। यही 3 में आई थिंक, और एक मॉडर्न हिस्ट्री, यही थिंक 50% तो इसी से कवर हो जाता है। 50% बाकी में सब इधर, बाकी में सब कुछ है जो है। तो अब जो है हम लोग जो है इंटरव्यू को अपने समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। फाइनल रिमार्क्स जो है मैं सामने देखकर आप बात करें जो है, कि जो आपके भाई बहन अग्रज अनुज सब लोग देख रहे हैं आपको जो है, और जो आप जैसे हैं, आप जैसी परिस्थितियों से निकल के आए हैं, उनसे आप क्या कहना चाहते हैं तैयारी के बारे में? सर देखिए, तैयारी के बारे में तो मैं कहना ही चाहता हूँ, और कहना चाहता हूँ कि मतलब किसी भी जीवन के फेज में हो, मतलब निराशा का क्षण आता ही है, तो उससे उबरने के लिए जो है कि आप ऐसे कुछ लोगों को रखिए कि वो आपकी सहायता कर सकें उस समय। और तैयारी के लिए ये है कि जिस भी क्षेत्र में आप कर रहे हैं, अगर आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं तो उस पर प्रयास करते रहिए, एक न दिन सफलता जरूर मिलेगी। और देखिए कि अगर नहीं आ रहा है रिजल्ट, तो आप उसका जॉनर बदल दीजिए, थोड़ा देखिए कि किस क्षेत्र में मुझे रिजल्ट मिल रहा है। तो यही एक सफलता का मूल मंत्र है, और प्रयास में लगातार लगे रहिए। बिल्कुल, और बिल्कुल सही बात आपने कही, असफलताएं आती रहेंगी, और अगर 1-2 असफलताओं से घबरा गए तो जो है काम नहीं चलेगा। आप देख ही रहे मुकेश जी को जो है 5 मेंस फेल होना कोई आसान काम नहीं है, उसके बाद भी करेज के साथ बने रहना मैदान में, ये अपने आप में एक सराहनीय आपका जो है, आपके व्यक्तित्व का जो है ये बहुत अच्छा जो है एक वो है। तो आज के इस इंटरव्यू को यही समाप्त करते हैं, और मैं मुकेश जी से आग्रह भी करूंगा कि आप लोग जो कमेंट करेंगे, मुकेश जी उनका जवाब भी देंगे। हालांकि हम लोगों ने सारी चर्चा की जो आप लोग के लिए उपयोगी है, जो आप जानना चाहते हैं, और विशेषकर जौनपुर के जो लोग हैं वो ज़रूर कमेंट करेंगे। आप बधाई ज़रूर दे दीजिएगा इनको, और आपको फिर से एक बार जो है डिकोड एग्ज़ाम की तरफ से पूरी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और जो लोग देख रहे हैं उनकी तरफ से भी बधाई आपको जो है। और मैं चाहूँगा कि आपने जो अपना अगला स्टेप सोचा है उसको एक सोच समझ के फिर से एक सिस्टमैटिक ढंग से शुरुआत करिए आप जो है, चाहे यूपीएससी चाहे यूपीपीएससी, जो भी आप एक लक्ष्य निर्धारित करेंगे। और अगर आप यहाँ नहीं रुके और आगे बढ़ते रहे तो निश्चित रूप से जो है आप अगली सफलता जल्दी ही प्राप्त करेंगे। जी सर। और तो हाँ सर, मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने यहाँ बुलाया, मुझे सम्मान दिया। नहीं मुकेश जी, बिल्कुल आप हमारे फॉलोअर रहें, आप जो है
जितना भी हमारा छोटा भी योगदान आपके जो है इस सफलता में रहा हो तो उतना जो है पर्याप्त है हम लोग की तरफ से जो है। और यहाँ पर बस किसी को भी जो इंटरव्यू हो रहे हैं बस उसका एक ही उद्देश्य है कि जो आपको देख रहा वो मोटिवेट हो सके और आपकी जो असली कहानी वो जान सके कि आपने वास्तव में क्या किया है। तो मित्रों, मुझे लगता है कि आपने इस इंटरव्यू को अच्छे से देखा होगा और आपने धैर्यपूर्वक देखा, इसके लिए मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। फिर मिलते हैं किसी और साक्षात्कार में। नमस्कार, धन्यवाद।